नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर निशु द इंजीनियर जोड़ी के नए वीडियो में। निशु द इंजीनियर जोड़ी पे ये वीडियो दोस्तों हम बना रहे हैं ITR 2 फाइलिंग प्रोसेस पे। बहुत दिनों से आपके बहुत सारे मैसेज और कमेंट्स आ रहे थे और हमसे ये डिमांड कर रहे थे कि हम ITR 2 फाइलिंग प्रोसेस पे एक वीडियो बनाएं, एंड टू एंड वीडियो बनाएं कि हमें ITR 2 फाइलिंग प्रोसेस कैसे करना है और कौन इसके लिए एलिजिबल है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम आपको बता दें कि ITR 2 वर्सेज ITR 1 जो हमारा अलग वीडियो है जिसपे हमने कंपैरेटिवली एनालिसिस किया है कि किसे ITR 1 सेलेक्ट करना चाहिए, किसे ITR 2 सेलेक्ट करना चाहिए, किसे ITR 1 सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। इन सारे पैरामीटर्स पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जो कि ऑलरेडी लाइव है हमारे चैनल पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। इसके अलावा डिफरेंट इनकम टैक्स पैरामीटर पे हमने अलग अलग वीडियो बना रखे हैं, जैसे ओल्ड वर्सेज न्यू टैक्स रिजीम और कंप्लीट गाइड टू ITR। उनका भी लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सारे ITR रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे लाइव है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम केवल बात करेंगे ITR 2 का। ITR 2 का एंड टू एंड प्रोसेस जानेंगे और ये भी जानेंगे कि ITR 2 भरने के लिए एलिजिबल कौन होता है। तो क्विकली दोस्तों हम समराइज कर लेते हैं कि ITR 2 भरने के लिए एलिजिबल कौन होता है। ITR 2 भरने के लिए आप तभी एलिजिबल होते हैं दोस्तों जब आपका एनुअल इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो, या फिर आप किसी कंपनी में एज अ डायरेक्टर काम कर रहे हो, या फिर आप किसी कंपनी का ESOP एज अ कॉम्पनसेशन आपको मिला हो और आपका किसी कंपनी का ESOP होल्ड कर रहे हो। इन सारे केसेस में दोस्तों आप ITR 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सबसे मेन क्राइटेरिया होता है कि अगर आपका कैपिटल गेन हुआ हो आइदर आपके म्यूचुअल फंड से, या फिर आपके स्टॉक्स से, या फिर आपके किसी प्रॉपर्टी के बाय एंड सेल से, अगर आपको कैपिटल गेन या लॉस हुआ हो दोस्तों तो आप ITR 2 सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं आउटसाइड इंडिया और आउटसाइड इंडिया से आप कोई इनकम कमाते हो तो उसके लिए भी आप ITR 2 फाइल करेंगे। इन सारे पैरामीटर्स के अलावा दोस्तों कुछ और पैरामीटर हैं, जैसे इंडिया में आपके बहुत सारे फ्लैट्स हैं और उन सारे फ्लैट से आपको रेंटल इनकम आ रहा हो तो भी आप ITR 2 सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। ये मोटे तौर पे कुछ पैरामीटर हैं जिससे कि हम और आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें ITR 2 भरने के एलिजिबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसमें एक पैरामीटर दोस्तों और मैं ऐड कर दूं कि अगर आप NRI हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन है, जो कि आप इंडिया में नहीं रहते 180 डेज से ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में, तो भी आपको ITR 2 सेलेक्ट करना है। तो ये सारे पैरामीटर्स अगर आपको इनमें से कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप पे फिट बैठती हो दोस्तों तो आप ITR 2 फाइल करेंगे। दोस्तों आइए चलते हैं आगे इस वीडियो में और देखते हैं कि ITR 2 कैसे फाइल करना है, क्या क्या शेड्यूल सेलेक्ट करने हैं और एंड टू एंड ITR प्रोसेस क्या होता है। ये हम आपको देखते हैं सिस्टम पे। दोस्तों उससे पहले हमारा एक एज यूजुअल रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमें लाइक करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाइए सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे जब भी हमारा नया कंटेंट लाइव हो। सबसे पहले दोस्तों आपको लॉगिन कर लेना है eportal.incometax.gov.in। अगर आप न्यू यूजर हैं तो आप रजिस्टर करके लॉगिन करेंगे, अगर आप ओल्ड यूजर हैं तो आप अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं इसे। उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि फाइल योर रिटर्न, आपको सिंपली यहाँ पे जाके क्लिक कर देना फाइल नाउ, या फिर आप ई फाइलिंग पे यहाँ पे जा सकते हैं। ई फाइलिंग के बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न में जा सकते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न के पास जाने के बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक कर सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर वे में आप दोस्तों यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं। तो लेट्स डू इट फाइल नाउ हियर ओनली। हमने फाइल नाउ कर दिया है दोस्तों। फाइल नाउ पे क्लिक करने के बाद हमसे ये असेसमेंट ईयर पूछेगा, तो असेसमेंट ईयर हमेशा हमारा करंट ईयर होगा। हम इसे करंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करके आगे कंटिन्यू कर देंगे। आगे कंटिन्यू करने के बाद ऑप्शन आपको आएगा दोस्तों, मैंने पहले से कुछ प्रीफिल्ड किया हुआ है बट इसको मैं डिस्कार्ड करता हूं। तो हम न्यू स्टार्ट फाइलिंग करेंगे। न्यू स्टार्ट फाइलिंग से क्या होगा कि पुराने जितने भी भरे हुए डेटा होंगे वो सारे वाइप ऑफ हो जाएंगे। हमने स्टार्ट न्यू कर दिया। मैं अपने खुद के लिए भर रहा हूँ या फिर आप अपने खुद के लिए भर रहे हैं तो आपको एज एन इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। आप HUF या अदर हो तो भी आप वो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आके मुझे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा पर्टिकुलर ITR फॉर्म फाइल करना है, भरना है, राइट। तो हम यहाँ पे ITR 2 की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ITR 2 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिंपली हमें दोस्तों यहाँ से प्रोसीड कर जाना है।
प्रोसीड करने के बाद दोस्तों ये हमसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इनपुट लेगा और धीरे धीरे देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या हमें यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड करना होगा। सो दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये पेज खुल के आया है। इस पेज में आप अपने क्राइटेरिया के अनुसार इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सो मोस्ट ऑफ द केसेज में ऑप्शन 1 ही आएगा, तो हम ऑप्शन 1 को लेते हैं कि हमारा जो टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा, इसीलिए मैं टैक्स भर रहा हूँ, राइट। सो ये करके हम डायरेक्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आपको ये शेड्यूल यहाँ से ये जो पार्ट है, अब तक जो पार्ट था वो सेम एज ITR 1 है। अगर आपने पहले ITR 1 भरा हो, नहीं भी भरा हो तो कोई बात नहीं, हमने सारा स्टेप बाय स्टेप किया है तो आपको यहाँ से काफ़ी आइडिया लग जाएगा। सो नाउ ये पर्टिकुलर पेज जो है सेलेक्ट शेड्यूल का, सो सेलेक्ट शेड्यूल पेज से दोस्तों ITR 2 और ITR 1 का प्रोसेस अलग अलग होता है। तो लेट से ITR 2 में हमें शेड्यूल सेलेक्ट करने होते हैं कि कौन कौन से हेड्स हमारे लिए एप्लीकेबल है और कौन कौन से डिफरेंट पैरामीटर हमारे लिए एप्लीकेबल है और उस पर्टिकुलर पैरामीटर में हमें क्या क्या चीज़ों को फाइल करना है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर देख सकते हैं आप, यहाँ पे 5 शेड्यूल्स हैं, टोटल 5 हेड्स में बटे हुए हैं और 5 में डिफरेंट सब हेड भी हैं। तो लेट से पहले स्टार्ट करते हैं हम जनरल से। तो जनरल में पहला इन्फॉर्मेशन होगा, पहला ही सेलेक्ट होगा, केवल जनरल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देन लेट्स गो टू द इनकम शेड्यूल। इनकम में आपको क्या क्या इनकम, कैसे कैसे इनकम आपका है, उसके बेसिस पे आपको डिफरेंट इनकम शेड्यूल करना है। तो इस पर्टिकुलर केस में दोस्तों मेरे पास शेड्यूल सैलरी से हमारे इनकम आए हैं। मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम नहीं है। अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम आया हो, रेंट आया हो, तो आप हाउस प्रॉपर्टी को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में मेरे पास कैपिटल गेन हुआ है मुझे, तो कैपिटल गेन को हम सेलेक्ट करेंगे और सिमिलरली हम शेड्यूल 112A को सेलेक्ट करेंगे। सो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए है और शेड्यूल कैपिटल गेन वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए हो। तो क्विकली हम समझ लेते हैं कैपिटल गेन, यहाँ पे हम वो कैपिटल गेन शो करेंगे जो कि हमारे इधर स्टॉक्स को बेचने से आया हो, या हमारे म्यूचुअल फंड के रिडीम कराने से आया हो, या फिर मेरे कोई प्रॉपर्टी हो, मैंने उसको बेचा हो, तो उससे मुझे कैपिटल गेन या लॉस हुआ हो। तो इन तीनों चारों कंडीशन में हम कैपिटल गेन्स और शेड्यूल 112A सेलेक्ट करेंगे। सो ये सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम आ जाएंगे 11580, हमें सेलेक्ट नहीं करना है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अंडर डिफरेंट सेक्शंस। अगर हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसके लिए है दोस्तों। अगर आपके पास कोई क्रिप्टो करेंसी है तो आपको शेड्यूल VDA सेलेक्ट करना है, वर्चुअल एसेट, वर्चुअल डिजिटल एसेट। सो लाइक क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइंस में आपने होल्ड किया है अपना एसेट, तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। मेरे केस में एलिजिबल नहीं है, नहीं हूँ मैं, तो मैं इसे सेलेक्ट नहीं करूँगा। नाउ शेड्यूल फ्रॉम अदर सोर्सेज दोस्तों, ये आपको सेलेक्ट करना है। इसमें आपको डिटेल्स, आपको जितने भी सेविंग अकाउंट है, आपके FD होंगे, RD होंगे, उनसे जो भी इंटरेस्ट आपको आया है और इनकम हुआ हो, उसके लिए हमें शेड्यूल अदर सोर्सेज सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम चले जाएंगे शेड्यूल स्पेसिफाइड पर्सनल इनकम, पर्सन्स इनकम। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये बहुत बार क्या होता है कि हम अपने बच्चों के नाम पे, माइनर के नाम पे इन्वेस्ट करते हैं, तो वो इंक्लूड अगर करना चाहें तो हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। वो इन्वेस्टमेंट और या उस पर कैपिटल गेन लॉस हुआ हो, उस पर इनकम हुआ हो, तो ये पर्टिकुलर शेड्यूल हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में और दिस पर्टिकुलर केस में ये एलिजिबल नहीं होगा, तो मैं ये सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आता है शेड्यूल स्पेशल इनकम। शेड्यूल स्पेशल इनकम है कि बहुत सारी इनकम पे स्पेशल टैक्स लगते हैं, स्पेशल टैक्स रेट लगता है जो कि आपके जनरल टैक्स स्लैब से अलग होता है। तो अगर ऐसा कुछ हो तो ये बाय डिफॉल्ट आपको सेलेक्टेड रहेगा, तो आपको एज इट इज छोड़ देना है कि कोई भी अगर आपको ऐसा इनकम आप फिल कर रहे हैं जिसका स्पेशल टैक्स हो तो ऑटो कैलकुलेट कर देना। उसके बाद दोस्तों अगर आपको ये सब आपके लिए एलिजिबल है कि आपके फॉरेन सोर्स से इनकम हो, आपके पास थ्रू इनकम हो, तो आप ये सब सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में ये सब वैलिड नहीं होगा, तो मैं इसे सेलेक्ट नहीं करता हूँ। तो टोटल दोस्तों हमने देखा यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अनुसार मैंने 5 शेड्यूल सेलेक्ट किया, जिसमें कि फर्स्ट है मेरा सैलरी, शेड्यूल सैलरी किया मैंने, सैलरी या पेंशन जिसे भी आता है वो शेड्यूल सैलरी करेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फॉर इक्विटी के लिए हमने कैपिटल गेन, शेड्यूल कैपिटल गेन सेलेक्ट किया। देन शेड्यूल 112A सेलेक्ट किया लॉन्ग टर्म इक्विटी गेन के लिए। उसके बाद यहाँ पे हमने कोई सिलेक्शन नहीं किया, हमारे पास वर्चुअल एसेट नहीं है तो नहीं सेलेक्ट करेंगे। शेड्यूल अदर सोर्सेज किया जिसमें कि हम हमारा जो कि इंटरेस्ट होगा वो सब कैलकुलेट होगा, और स्पेशल इनकम को सेलेक्ट किया। ये सब सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमें तीसरे हेड में आ जाना है। तो तीसरे हेड में हमारे पास डिडक्शन का आइटम है। सो डिडक्शन का आइटम है फ्रेंड्स, एज इट इज जो वो मार्कअप होगा वो हम छोड़ देंगे, उसमें कोई हमें अलग से सेलेक्ट नहीं करना, कुछ अलग एक क्राइटेरिया नहीं है सेलेक्ट करने का। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं टैक्स में। तो टैक्स सेट के अंदर काफ़ी सारे शेड्यूल्स हैं, तो हमें सेलेक्ट करना है और सारे जितने भी टैक्स शेड्यूल हैं सारे सेलेक्ट करेंगे अपने अनुसार। तो मेरे केस में सारे एप्लीकेबल होंगे, बस ये ईसॉप मेरे पास नहीं है, और जिस पर्टिकुलर केस का मैं बात कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर केस में ईसॉप एप्लीकेबल नहीं है, तो मैं यहाँ नहीं सेलेक्ट करूँगा। एल्स अगर आपके केस में ये ईसॉप एप्लीकेबल होगा तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
सो क्विकली मूव टू द अदर कैटेगरी फ्रेंड्स। सो अदर कैटेगरी में ये सारे सेलेक्ट करने हैं जो ऑटो सेलेक्टेड होंगे, उसको एज इट इज आपको रहने देना है। CYELA, BFLA एंड CFL, ये आप इसके डिटेल्स पढ़ सकते हैं कि एक्चुअली होते क्या है। सो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, इसको एज इट इज सिलेक्शन आपको करना है। अगर आपके पास फॉरेन एसेट है तो उसके लिए यहाँ पे कोई भी एसेट आप इंडिया के बाहर ओन कर रहे हो तो उसके लिए शेड्यूल फॉरेन एसेट सेलेक्ट करेंगे। सो दोस्तों एज इट इज हम रहने देते हैं इसको, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। सो ये काफ़ी ध्यान से दोस्तों सेलेक्ट करना है, बिकॉज आपने जो शेड्यूल यहाँ पे सेलेक्ट किया है उसके बेसिस पे ही आपसे आगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और मांगेगा। यहाँ पे मैं स्किप करता हूँ क्वेश्चंस को। स्किप करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि जितने शेड्यूल हमने सेलेक्ट किए थे वहाँ पे, वो सारे शेड्यूल यहाँ पे सेलेक्टेड फॉर्म में मेरे पास आ गए हैं। जो भी सेलेक्ट आप करोगे वो यहाँ पे आएगा। अब हमें क्या करना है, हमें एक एक शेड्यूल को इंडिविजुअली गो थ्रू करना है, इन्फॉर्मेशन अपने पुटअप करने हैं और उससे कंफर्म करना है। तो आप देखिए काफ़ी लंबा फॉर्म होगा दोस्तों, सो पेशेंटली प्लीज़ इस वीडियो में बने रहें। थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है बट ये काफ़ी ज़रूरी वीडियो होगा। सो आइए दोस्तों पहले चलते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन पे। सो जनरल इन्फॉर्मेशन में जनरली ये नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी ये सब कंफर्म कराता है। तो क्विकली हम देख, सो जनरल इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपने अनुसार आप इसे फिलअप कर दीजिएगा। नाउ हम देखते हैं कि फाइलिंग स्टेटस क्या है। यहाँ पे फाइलिंग स्टेटस में भी ऑलमोस्ट एज इट इज सारे चीज़ें रहेंगे। और अगर आप नया टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर रहे हैं दोस्तों तो आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नो सेलेक्ट करना है। अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना है तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अपने केस में न्यू टैक्स रिजीम से फाइल करूंगा तो मैं एज इट इज नो रहने देता हूँ उसको। बाकी सारे चीज़ों को आंसर ऑलमोस्ट नो है दोस्तों। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, तो मैं रेसिडेंट हूँ इस पर्टिकुलर केस के लिए, तो मैं रेसिडेंट यहाँ पे फिल करूंगा। और यहाँ पे रेसिडेंट का डेफिनेशन पूछ रहा है कि अगर 182 डेज से मैं ज़्यादा इंडिया में रहा हूँ पिछले फाइनेंशियल ईयर में तो मैं यस करता हूँ। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं, आप अपने अनुसार, ये ऑप्शन काफ़ी स्पेसिफिक होंगे तो आप अपने अनुसार ये फिलअप कर लीजिएगा। मोस्ट ऑफ द केसेज में इसके आंसर नो होंगे बट फिर भी आप अपने पैरामीटर के अनुसार इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ये मैंने सारा फिलअप कर दिया। उसके बाद मैं सिंपली यहाँ से सेव करूँगा। सेव करने के बाद दोस्तों मैं अपना एक बैंक डिटेल्स देख लेता हूँ। अगर बैंक डिटेल्स यहाँ पे बहुत सारे बैंक मेरे ऐड किए हुए हैं, अगर आपके नहीं किया है तो आप यहाँ पे ऐड अनदर पे जाके अपना बैंक डिटेल्स जरूर ऐड करें। बैंक डिटेल्स है दोस्तों, आपका अगर रिफंड आता हो तो वो सब और ई वेरिफिकेशन के लिए भी बैंक डिटेल्स जरूरी है। तो इसके बाद जाके मैं यहाँ पे कन्फर्म करूँ। सो कंफर्म करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे कि जनरल इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो गया। नाउ दोस्तों कमिंग टू द सेकंड हेड और सेकंड शेड्यूल जो हमने सेलेक्ट किया था वो शेड्यूल सैलरी का। सो शेड्यूल सैलरी में मुझे अपना सैलरी इन्फॉर्मेशन डालना है। तो लेट इट गेट ओपन और उसके बाद हम अपना सैलरी स्ट्रक्चर और सैलरी डालेंगे कि क्या है। तो इस पर्टिकुलर केस में सैलरी का ब्रेकअप होगा दोस्तों। क्या क्या ब्रेकअप है, तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा और ऐड डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप करूँगा। तो ऐड डिटेल्स और ब्रेकअप करने में दोस्तों ऑलरेडी ये बहुत सारे प्रीफिल्ड सिनेरियो आएंगे और आपको उसके अनुसार यहाँ पे अगर कोई एडिट करना हो तो आप एडिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये पूछेगा नेचर ऑफ सैलरी, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे जितने सैलरी थे, जो भी सैलरी, मैं उसको एज अ बेसिक यहाँ पे फाइल कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप डिफरेंट हेड्स जैसे HRA होते हैं, डिफरेंट अलाउंस होते हैं, आप अलग अलग भी कर सकते हैं। मैं अपने केस में यहाँ पे एक बेसिक सैलरी में ही अपना सारा इनकम डाल देता हूँ। तो 619120 इस केस में मेरा इनकम है, तो मैं पर्टिकुलर इनकम डाल दिया। उसके बाद कुछ नहीं करना है दोस्तों। उसके बाद प्री रिक्विजिट कुछ नहीं है मेरे पास, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। यहाँ से डिलीट करने के बाद दोस्तों नीचे आएंगे, ये सब एज यूजुअल मेरे पास नहीं है तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा। आप देख लेना अगर आपके लिए ये स्पेसिफिक होगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इसे डिलीट कर देना बिकॉज ये आपके रिलेवेंट नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। ओके, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर पूछ रहा है, तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयर मैं जिसके लिए ये फाइल कर रहा हूँ वो एक पेंशनर है, तो मैं स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। सो पेंशनर, उसके बाद बेसिक सैलरी मैंने डाल दी है, ये सारे ठीक है। मैं इसको अब जाकर यहाँ पे सेव कर दूंगा। सो आगे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरा 2 शेड्यूल्स कंफर्म हो गया। थर्ड शेड्यूल में हम चलते हैं, शेड्यूल कैपिटल गेन। सो शेड्यूल कैपिटल गेन में हम देखते हैं दोस्तों कि अगर हमारे पास कोई भी कैपिटल गेन है उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें कैसे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे हम देखते हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स मिलेंगे, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कैपिटल गेन्स कैसे हुआ है। तो मेरे केस में
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लैंड और बिल्डिंग बोथ आपने शेयर ये किया है, सेल किया, उससे आपको कैपिटल गेन और लॉस हुआ है। तो मैं ये आप देखिएगा और आप अपने पर्टिकुलर पैरामीटर के अनुसार आप इसे सेलेक्ट करिएगा। सो मेरे केस में क्या हुआ है कि मैंने म्यूचुअल फंड सेल किया था। उसके बाद मैंने म्यूचुअल फंड सेल किया था जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था मुझे। उसके बाद मैं एसेट सेल किया था। कुछ डेप्ट म्यूचुअल फंड थे मेरे पास, वो सेल किया था। उसके लिए मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेल फ्रॉम द एसेट अदर देन ऑल एबव लिस्टेड। सो जनरली अगर आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो आपको ये पहला तो सेलेक्ट करना है। आपके पास अगर डेप्ट म्यूचुअल फंड है या फिर और भी कोई डेट इंस्ट्रूमेंट है तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है दोस्तों। अगर इक्विटी शेयर्स की बात करें तो इसमें म्यूचुअल फंड और स्टॉक दोनों आ जाएगा, बिकॉज दोनों इक्विटी में प्ले करते हैं। तो अगर आपके पास दोनों इक्विटी हो या फिर म्यूचुअल फंड हो और या फिर डायरेक्ट शेयर हो तो आप ये दोनों सेलेक्ट करेंगे। फॉर डेट फंड हम ये सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द एसेट अदर देन एबव लिस्टेड आइटम। तो ये तीनों सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों मैं एक बार फिर आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर काफ़ी स्पेसिफिक केसेस होते हैं कि ये आपको अपने पैरामीटर के अनुसार सेलेक्ट करना होगा। मैं जो यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ वो मेरे इस पर्टिकुलर केस के लिए एलिजिबल है, इसलिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब दोस्तों आ जाते हैं, अब जो वहाँ पे हमने सेलेक्ट किया था 3 आइटम, वो तीनों आइटम में हमें अपना इनपुट डालना है कि क्या है, क्या कैपिटल शॉर्ट टर्म गेन है, लॉस और लॉन्ग टर्म गेन है और लॉस है, वो यहाँ पे डालेंगे। तो दोस्तों मेरे केस में इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट कोई भी शॉर्ट टर्म गेन नहीं था, तो मैं यहाँ पे नहीं डालूंगा। दूसरा दोस्तों मेरे केस में लॉन्ग टर्म गेन हुआ था मुझे अपने म्यूचुअल फंड से, तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। इसे ऐड करने में दोस्तों कैपिटल गेन में हम जाएंगे, व्यू शेड्यूल देखेंगे यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो मैं अपना CSV अपलोड कर सकता हूँ या फिर मैं मैनुअल एंट्री कर सकता हूँ। तो दोस्तों अगर आपके पास बहुत सारे शेयर्स हैं तो आप बेटर होगा कि ये CSV टेम्पलेट यहाँ से लें और उस CSV को पर्टिकुलरली अपलोड करें। बट मेरे पास बहुत ज़्यादा एसेट नहीं है और बहुत ज़्यादा एंट्रीज नहीं होंगे, तो मैं सेकंड ऑप्शन पे जाता हूँ, मैं मैनुअली ऐड करता हूँ। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेंगे कि आपका जो शेयर्स हैं जो आपने बेचे हैं और इक्विटी जो आपने बेचे हैं वो कब का खरीदा हुआ है। तो मेरे केस में ये दोनों का अलग अलग फॉर्म होता है दोस्तों। तो मेरे केस में ये इक्विटी आफ्टर 31 जनवरी 2018 खरीदा हुआ, तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा। इस पर्टिकुलर हेड को सेलेक्ट करने के दोस्तों बाद मुझे यहाँ पे अपना इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा एज इट इज। तो इन्फॉर्मेशन मुझे 3 ही इन्फॉर्मेशन बेसिकली, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैंने कितने में खरीदा था, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मैंने कितने में बेचा था, और उसके अलावा कोई भी ब्रोकरेज चार्जेज हो तो मैं यहाँ पे उसको एज एक्सपेंडिचर उसको शो करूंगा। सो लेट्स से मेरे केस में क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में देखता हूँ। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है मेरे केस में 293,134 और कॉस्ट ऑफ फाइनल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में मैंने कितने में इसको सेल किया वो है 676,400। और ये जो कि मेरा एक्सपेंडिचर था ब्रोकर चार्ज वो काफ़ी नेग्लिजिबल था, तो मैं एज इट इज़ यहाँ पे 0 कर देता हूँ। तो ये 2 कंडीशन ऐड करके दोस्तों आपको यहाँ पे ऐड करना। तो हमने देखा कि जैसे ही हमने ऐड किया वहाँ पे उसके बाद यहाँ पे सारा डिटेल यहाँ पे शो होने लगेगा। सो इसको हमें कंफर्म कर देना है। सो फर्स्ट वी नीड टू सेलेक्ट दिस, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से कंफर्म कर देना है। कंफर्म होने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि हमारे कुछ और सेक्शंस यहाँ पे कंफर्म हो चुके होंगे। सो हमारा जनरल इन्फॉर्मेशन कंफर्म्ड हो गया, शेड्यूल सैलरी कंफर्म्ड हो गया, शेड्यूल कैपिटल गेन कंफर्म हो गया जो कि शॉर्ट टर्म गेन के लिए हम भरते हैं, और शेड्यूल 112A कंफर्म हो गया जो कि हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए भरते हैं। नाउ दोस्तों कमिंग टू द पॉइंट की schedule from other sources, right? So schedule from other sources क्या होता है आइए देखते हैं कि लेट्स से आपके पास सेविंग अकाउंट है, आपके पास फिक्स डिपॉजिट है, राइट? सो उन फिक्स डिपॉजिट्स में जो भी हम इंटरेस्ट होगा, जो भी सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट होगा, और डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स आपने खरीद रखे हो या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद रखे हो, तो उस पर जो इंटरेस्ट आएगा दोस्तों, उसका जो भी इंटरेस्ट होगा वो भी हमारा इनकम माना जाता है। तो इस पर्टिकुलर शेड्यूल में शेड्यूल फ्रॉम द अदर सोर्सेज वो सेम रहेगा, जो भी हमारे इंटरेस्ट आएगा वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर केस में 3,08,836 रुपीज हमारा इंटरेस्ट आया है, तो वो एज इट इज रहेगा। तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसको जस्ट यहाँ से हम आके कंफर्म कर देंगे। सो सारा इन्फॉर्मेशन सही है दोस्तों, तो हम यहाँ से इसको एज इट इज आके कंफर्म कर देंगे और आगे देखते हैं कि आगे कंफर्म होने के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन आता है। तो दोस्तों ना हमने शॉर्ट शेड्यूल भी कंफर्म कर दिया। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ तक हमने क्या किया, यहाँ तक हमने अपना जनरल इन्फॉर्मेशन कंफर्म कर दिया, शेड्यूल सैलरी कंफर्म कर दिया, कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमने शेड्यूल कर दिया अपना, देन
शेड्यूल 11A जो कि हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इक्विटी से, वो कर दिया। और इसी में हमने वो कर दिया कि हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या डेट फंड से कैपिटल गेन हो रहा हो तो, और किसी भी डेट या कॉर्पोरेट बॉन्ड से कैपिटल गेन हो रहा है तो उसको भी हमने कंफर्म कर दिया। नाउ हमने यहाँ पे ये भी कंफर्म कर दिया कि जो भी हमारे अदर सोर्स ऑफ इनकम है उससे भी जो सोर्स है उसको भी हमने कंफर्म कर दिया। तो आगे देखेंगे कि हमारा कैसे टैक्स कैलकुलेशन होगा और कैसे हमारा टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगा यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों वो देखिए, एल ए, बी एफ एल ए और सी एफ एल ए ये तीनों ऑटो पॉपुलेट होंगे। बस हमें इसको देख के और सारे कैलकुलेशन होते हैं यहाँ पे, सो इससे हमें देख के कंफर्म करना है। तो आइए देखते हैं वन बाय वन इसमें क्या है और इसमें क्या क्या पैरामीटर है, और उसके बाद हम इसे कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे तो सारे डिटेल जो भी आपने डाले अभी तक टैक्स हेड्स के इनकम टैक्स के और जो भी टैक्स और इनकम शेड्यूल के अंदर वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। जो कि आपका सैलरी आपको दिखा रहा है यहाँ पे, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखा रहा है आपको, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखा रहा है, आपका सैलरी फ्रॉम द अदर इनकम यहाँ पे आपको शो कर रहा है। आप सारा सही है बिकॉज मैंने जो भरा है वही यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो मैं सीधा इसको जाके कंफर्म कर दूंगा। कंफर्म करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमने कंफर्म कर दिया कि जितने ऊपर वाले हेड्स में जितने इन्फॉर्मेशन अब तक हमने भरे हैं सारा यहाँ से सही पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। और इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों पी एफ एल ए भी ऑलमोस्ट हमारा सारा प्रीफिल्ड होता है बेस्ड ऑन द एबव डेटा जो हमने दिया है। और उसके बाद इससे भी हमें कंफर्मेशन देना होता है। तो एक बार लोड हो जाए तो हम इसे कंफर्म करते हैं। इन सारे शेड्यूल्स जो दोस्तों आप देख रहे हैं टैक्स रिलेटेड शेड्यूल्स जो है नीचे सी वाई एल ए, बी एफ एल ए, सी एफ एल, इसमें ऑलमोस्ट आपको मैनुअल एक्टिविटी कुछ नहीं करना है। जो भी डेटा आपने प्रीफिल्ड किया है पहले डाला है उसका ये कंप्यूटेशन है। सो यहाँ पे दे रहा है अब इस पर्टिकुलर हेड में सी एफ एल में अगर क्या आपको कोई भी लॉसेज हुआ है पहले जो कि आप कैरी फॉरवर्ड किया उसको एडजस्ट करना चाहते हो यहाँ पे, तो इसे आप पर्टिकुलर लॉसेज दिखा सकते हैं और इसे कॉम्पनसेट कर सकते हैं। बट मेरे केस में कोई भी लॉसेज मुझे कैरी फॉरवर्ड मिला नहीं था तो मैं इसे भी सेट ऑफ करूंगा जीरो वैल्यू के साथ। तो हम यहाँ पे आएंगे दोस्तों और कंप्यूट सेट ऑफ करेंगे। तो अब देखते हैं हमारे पास ये शेड्यूल है शेड्यूल स्पेशल इनकम। सो पहले समझते हैं कि शेड्यूल स्पेशल इनकम होता क्या है। सो दोस्तों शेड्यूल स्पेशल इनकम वो कैटेगरी होती है इनकम की जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसमें स्पेशल टैक्स रिटर्न लगते हैं। लेट्स से कि मैं 30% ब्रैकेट में फॉल कर रहा हूँ तो जितने और सारी इनकम है हमारे पास वो 30% के अनुसार से टैक्सेबल होंगे। मेरे ओरिजिनल टैक्स स्लैब के इनकम के अनुसार वो टैक्सेबल होते हैं। बट कुछ कहीं कहीं पे हमें एग्जेम्पशन मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे उनमें से एक कैटेगरी है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सो दोस्तों हमने देखा था कि हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था ऑलमोस्ट 3,38,000 का, तो उस पे वो हमारे स्लैब के अनुसार कैलकुलेट नहीं होगा, उस पे फ्लैट 10% का टैक्स गवर्नमेंट हम पे इम्पोज करती है। तो उसका डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा शेड्यूल एसआई में, शेड्यूल स्पेशल रेट्स में हम देखते हैं और हम समझते हैं कि कैसे ये कैलकुलेट होगा। तो ना दोस्तों हमने ये भी कंफर्म कर दिया कि हमारे स्पेशल टैक्स में क्या है। अब आते हैं दोस्तों हम शेड्यूल 6A में। शेड्यूल 6 से क्या बोलता है कि ये डिडक्शन का हेड है दोस्तों। डिडक्शन होता है जैसे कि हम एटीसी में कोई डिडक्शन करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस खरीदते हैं, उन सब पे गवर्नमेंट हमको छूट देती है और वो सब हमारे एग्जेम्प्ट होते हैं हमारे टैक्स से। बट यहाँ पे ये कैच है कि इस पर्टिकुलर एग्जेम्पशन को लेने के लिए हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में अपना टैक्स फाइल करना होता है, बिकॉज ये सारे फैसिलिटी ओल्ड टैक्स रिजीम में ही आते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में इनमें से कोई भी एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। तो सिंपली सिंस इस केस में हम न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं तो हम ये पर्टिकुलर 6 से सिर्फ कंफर्म करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों आते हैं कि टैक्स कॉम्पिटिशन फॉर क्रेडिट अंडर 115JD। सो अगर आपका कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है 115JD उसके और या फॉरेन पोर्टफोलियोज हैं तो वहाँ पे आप वो यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। सिंस इस केस में हमारे पास कोई पोर्टफोलियो वैसा नहीं है जो इस केस के अंदर फिट बैठता हो, तो हम इसे सिंपली कंफर्म करके आगे बढ़ जाएंगे। तो पार्ट BT1 में है दोस्तों कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम, ये सारा इनकम कैलकुलेट होगा। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सैलरी हेड में आ गया, कैपिटल गेन टोटल हमारा इतना हो रहा है सारा मिलाकर। उसके बाद ये हमारा अदर सोर्सेस इनकम कैलकुलेट हो गया, टोटल हेड वाइज इनकम हमारे पास यहाँ पे आ गया। इसके बाद हमारे पास कोई ऑफसेट नहीं है, सो ये सारा कैलकुलेशन यहाँ पे हो रहा है दोस्तों। और एट द एंड ऑफ द कैलकुलेशन हमें ये पता चलेगा कि एग्रीगेटेड इनकम कितना है हमारा, जो कि है हमारा 9429584। इसे भी हम एज इट इज कैलकुलेट कर देंगे बिकॉज जो भी प्रीफिल्ड डेटा है यहाँ पे वो सारे एक्यूरेट थे, उसमें हमें कोई भी चेंजेस की जरूरत। पर्टिकुलर हेड भी दोस्तों हमारा कंफर्म हो गया, टैक्स कंप्यूटेशन हमारा सही हुआ है। नाउ हमें देखते हैं कि टैक्स पेड, हम टैक्स पेड इस पर्टिकुलर शेड्यूल में दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन रहेगा कि अब तक हमारे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम में से कितना टीडीएस कटा है। सो टीडीएस क्या होता है? टीडीएस इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सो अगर आप देख सकते हैं कि जितने भी टैक्स देने के हम लायबल थे
उसमें से ऑलरेडी 22,160 रुपीज कट चुके हैं और 22,162 रुपया कट चुका है। सो जितना भी टैक्स होगा इसमें हमने ये 22,162 रुपया ऑलरेडी पे कर चुके हैं और ये हमारे AIS फॉर्म के अनुसार सही आंकड़ा भी है, तो इसे हम कंफर्म एज इट इज कर देते हैं। अब दोस्तों लास्ट पार्ट हमारा आया। लास्ट पार्ट है कि हमें कौन सा टैक्स जो है पे करना है। तो वहां पे आपको डिटेल आएगा। हम आगे अपने लास्ट पार्ट ऑफ कंप्यूटेशन में पार्ट पी TTI टैक्स ऑन टोटल इनकम। अगर इसे हम देखेंगे दोस्तों इसे अगर देखेंगे दोस्तों तो टोटल टैक्स हमारा जो लाइबिलिटी था वो सारे कैलकुलेशन करने के बाद 82,904 ये पर्टिकुलर फिगर है। टोटल टैक्स मुझे पे करना था 82,904, जिसमें कि मैं ऑलरेडी 22,162 रुपीज पे कर चुका हूँ एज अ पार्ट ऑफ माई TDS, राइट। अब मुझे केवल 60,740 रुपीज पे करने हैं। तो ये पर्टिकुलर अमाउंट मुझे पे करना पड़ेगा एज अ सेल्फ असेसमेंट टैक्स। एज ऑफ नाउ ये सारे यहाँ पे अगर आप देखोगे ये पर्टिकुलर अमाउंट दिखा रहा है और यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि पे नाउ और पे लेटर। दोस्तों आप बाद में भी पे कर सकते हैं, आप इसे ड्यू भी रख सकते हैं, बट ये हाईली रिकमेंडेड है कि आप अभी पे नाउ करके इसे पे करें। पे नाउ पे करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चूज कर सकते हैं। ऑनलाइन आप कैसे पे कर सकते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। यहाँ पे आप अगर आप यहाँ से पे नाउ करेंगे तो ये आपको किसी और वेबसाइट पे नेविगेट कराएगा। वहां से आप डायरेक्टली अपने मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग और किसी भी वे में और ये क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। तो आप देखिए पे नाउ करने के बाद दोस्तों आपके पास यहाँ पे आ गया कि आप क्या पे करना चाहते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रीफिल डेटा आ रहा है कि इस असेसमेंट ईयर में मुझे सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना है। अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे दोस्तों तो कितना टैक्स आएगा, क्या टैक्स, कितना टैक्स और कितना सेस है। टोटल वो अमाउंट जो आप देख रहे थे 60,740 रुपीज का, उतना आपको पे करना है। अब यहाँ से अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो मुझे ऑप्शन आएगा पे करने का, जो कि होगा नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, UPI एक्सेट्रा। आगे बढ़ के देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत सारे नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सारे ऑप्शंस आ गए हैं। आप पर्टिकुलर ऑप्शन सेलेक्ट करना जिससे आपको पे करना हो और इस पे करने के बाद आप सिंपली कंटिन्यू करके प्रोसीड करके कर जाना और लास्ट में जाके कंफर्म कर देना। यही आपका एंड टू एंड प्रोसेस हुआ दोस्तों ITR2 फॉर्म फिलिंग का।